कैप्टन जमशेद का सफर जारी था। इस दरमियान उसे दूर दूर इक्का दुक्का लोग भी दिखाई दिए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और वो इत्मीनान से चलता रहा। अब उसके सामने एक ट्यूबवेल और उससे मुल्हिका छोटा सा कमरा आ गया था। ट्यूबवेल बंद था, लेकिन उससे मुल्हिका खेतों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका मालिक थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। जमशेद ने खेतों के दरमियान रुककर हालात का जायजा लिया और इस इत्मीनान के बाद के दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, उस कमरे पर किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। दबे पांव चलता जब वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो सूरज ने अपना रुख तब्दील कर लिया। उसके बाजू पर बंधी घड़ी 5 बजा रही थी। अब वो चौकन्ना होकर ट्यूबवेल से मुल्हिका उस कमरे के सामने खड़ा था, जिसकी हालत बता रही थी कि उसका मालिक कोई अमीर आदमी है, क्योंकि कमरे के गिर्द उसने जमीन पर फर्श बिछाकर वहां चारपाइयां खड़ी की हुई थी। कमरे के बाहर लकड़ी के दरवाजे पर ताला पड़ा था। ताला जिसामत में तो बड़ा था, लेकिन काफी पुराना दिखाई दे रहा था। जमशेद ने ट्यूबवेल के नजदीक पड़ी ईंटों में से एक मजबूत सी ईंट उठाई और अगले चंद सेकंड में ताला टूट गया। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे उसके मालिक की इमारत की तस्दीक भी हो गई, क्योंकि अंदर छत से पंखा लटक रहा था और कोने में 3-4 चारपाइयां और पेडिस्टल फैन धरा था। दूसरे कोने में कुछ कुर्सियां और मेज रखी थी, जिसके साथ खाद और बीज की बोरियां, कुछ ज़रूरी अद्वियात और एक साइकिल मौजूद थी। एक कोने में अलमारी नस्ब थी जिसके पट खुले थे। जमशेद ने सबसे पहले उस पर किस्मत आजमाई का फैसला किया। अलमारी का पट खुलते ही उसकी बाछें खिल गईं। सामने बड़े सलीके से धोती, कुर्ता पाजामा और पगड़ी रखी हुई थी। शायद ये कपड़े उसने अभी उतारे थे या फिर किसी और मकसद के लिए रखे थे। जमशेद ने सबसे पहले अपने बदन पर मौजूद कपड़े उतार कर दीवार से लटके कपड़े के एक थैले में डाले और कुर्ता पाजामा पहन लिया। ये कपड़े कुछ ढीले जरूर थे, लेकिन उसके लिए बहुत मुनासिब थे। पिस्तौल उसने कमीज के नीचे इस तरह छुपा लिया कि जरूरत पड़ने पर फौरन बाहर निकाल ले। साइकिल की यहाँ मौजूदगी का मतलब यही था कि जरूर इसका रास्ता भी बना होगा। कैप्टन जमशेद ने एक लम्हे के लिए कुछ दिल ही दिल में सोचा, फिर एक फैसले पर पहुंचकर कपड़े का थैला साइकिल के हैंडल से मकामी देहातियों की तरह लटका लिया और साइकिल समेत बाहर निकल आया। अचानक ही एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह उसके जहन पर लपका और उसने आगे बढ़कर मेज का दराज खोल दिया। उसमें कुछ रसीदें और करेंसी नोट थे। ये 2, 5 और 10 के नोट और कुछ रेजगारी थी। शायद यहाँ रहने वाला वक्तन फवक्तन बची कुची रेजगारी यहीं डालता रहता था, जो अब कैप्टन जमशेद के काम आ रही थी। उसने अपनी पीठ थपथपाकर खुद ही अपने आप को दाद दी और साइकिल समेत बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने दरवाजे को कुंडा लगाकर बंद किया और यहाँ के मकीन का शुक्रिया अदा करके साइकिल पकड़कर बाहर आ गया। पगडंडियों पर साइकिल चलाता वो बमुश्किल 10 मिनट के बाद सड़क पर आ चुका था। अब उसने बड़े इत्मीनान से सड़क की मुखालिफ समत साइकिल चलाना शुरू की। अपने कॉलेज का जमाना उसे याद आ गया, जब वो कश्ती रानी और साइकिलिंग में हिस्सा लेता था और कई इनामात जीता करता था। आज वो अपना माजी दोहराने का अज़म कर चुका था। सड़क पर साइकिलों की ट्रैफिक अब कुछ ज्यादा हो गई थी, क्योंकि ये कारखानों वगैरह में छुट्टी का टाइम था और लोग छुट्टी करके अपने घरों को जा रहे थे। कैप्टन जमशेद सड़क के साथ साथ सफर करता रहा। रात के 8 बजे तक उसने साइकिल चलाई। मोहतातरीन अंदाजे के मुताबिक उसने करीबन 30 किलोमीटर सफर तय कर लिया था। इस दौरान उसने रास्ते में 2-3 जगह रुककर पानी पिया। अब उसे एक सफरी ढाबा यानी छोटा सा होटल दिखाई दिया, जिस पर कोई खास रौनक नहीं थी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने यहीं किस्मत आजमाई की ठान ली। ढाबे के बाहर बिछी चारपाइयों में से एक के नजदीक उसने साइकिल खड़ी कर दी और नजदीकी नल पर मुंह धोने लगा, जिसके बाद वो इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गया। उसके चारपाई पर पहुंचने के 2-3 मिनट के बाद ही एक बूढ़ा शख्स, जिसकी नशे से आंखें चढ़ी हुई थीं और जो शायद यहाँ बैरे के फराइज अंजाम दे रहा था, उसके नजदीक आ गया। जमशेद को 2-3 लफ्ज याद थे, उसने वही दोहरा दिए, दाल तड़का और फुल्के ले आओ, बाद में चाय और बर्फी ले आना। उसके एक साथी ने बताया था कि यहाँ लोग चाय के साथ बर्फी, जलेबियां और पकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। बूढ़ा वापस चला गया। ढाबे पर मौजूद सरदार ने चंद मिनट के बाद ही उसके लिए दाल तड़का और 4 फुल्के भेज दिए। जमशेद को जिंदगी में बहुत अरसे बाद इतनी मजेदार दाल खाने का मौका मिला। उसने बूढ़े को इशारे से बुलाकर मजीद दाल तड़का और फुल्के लाने का ऑर्डर दिया। ढाबे पर मौजूद सरदार ने उसकी तरफ देखा तो जमशेद ने खाना खाते हुए हाथ के इशारे से उसे दाद देकर उसके खाने की तारीफ की, जिस पर उसने मुस्कुराकर दोबारा अपने सरहाने रखे टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया और उसके लिए दाल बनाने लगा। इस दरमियान वहां एक मुसाफिर बस आकर रुकी, जिससे सवारियां उतरकर इधर आने लगीं। अब जमशेद कदरे चौकन्ना होकर अपने काम में जुट गया। उसने पेट और जी भर कर खाना खाया। इस दरमियान चाय की एक चैनक उसके लिए तैयार होकर आ गई थी, जबकि दूसरी प्लेट में बूढ़ा मिठाई रख कर ला रहा था।
जमशेद ने चाय से भी पेट भर लिया और ऊंट की तरह अगले 24 घंटे के लिए भी खुद को चाय से बेनियाज कर दिया। मिठाई अलबत्ता उसने चारपाई के सरहाने धरे अखबार के एक कागज में लपेटकर अपने थैले में मुंतकिल कर ली और अब बिल अदा करने के लिए सरदार की तरफ जा रहा था, जो ग्राहकों में मसरूफ था। उसे सरदार की तरफ जाते देखकर बूढ़ा उसके ताक़ुब में आ गया। उसने जमशेद से कहा, 18 रुपए महाराज जी। जमशेद ने अपनी जेब में हाथ डालकर 10-10 के 2 नोट बूढ़े की तरफ बढ़ा दिए। उसने 2 रुपए उसे टिप देकर हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा, ले चाचा मौजा कर। बूढ़े ने उसे बेशुमार दुआएं दी। धन्यवाद महाराज जी। एक मर्तबा फिर उसने साइकिल संभाली और इत्मीनान से उसको चलाता सड़क तक ले आया। अब रात के 9 बज रहे थे और उसके नजदीक रात की तारीकी में साइकिल का मजीद सफर खतरनाक हो सकता था। साइकिल उसने इत्मीनान से सड़क के किनारे खेतों में उतार दी और उसे कंधे पर रख कर चलता हुआ खेतों के सिलसिले के ऐन दरमियान में सड़क से कोई 1.5-2 फरलांग दूर तक आ गया। यहाँ चूंकि फसल तैयार हो रही थी, इसलिए उसे अंदाजा था कि सुबह सुबह किसान यहाँ नहीं आएंगे और न ही सड़क से नजदीक होने की वजह से जंगली जानवरों का कोई खास खतरा था। जहां तक कीड़े मकोड़ों का ताल्लुक था, उनसे महफूज रहने के लिए उसने खेतों के दरमियान साइकिल बिछाकर उस पर कमात के बड़े बड़े पत्ते बिस्तर की तरह फैला दिए। फिर अपने कपड़े थैले में डालकर और थैले वाले कपड़े खुद पहनकर इत्मीनान से लेट गया। सुबह नजदीकी देहातों के मंदिरों और गुरुद्वारों से आने वाले कीर्तन और भजन की आवाजों से उसकी आंख खुल गई। उसे उम्मीद थी कि नजदीक जरूर कहीं पानी होगा। उसकी उम्मीद बर आई जब उसे खेतों के बाहर कुछ फासले पर एक नाली में रात का पानी दिखाई दिया, जिससे उसने वुजू करके नमाज अदा की, रात वाली बर्फी का नाश्ता किया और दिल ही दिल में अब तक की सलामती के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके दुआ मांगकर नए अज़्म के साथ साइकिल संभाल कर दोबारा सड़क पर आ गया। मुक्तसर से अबोहर तक का फासला उसने 2 दिन और 3 रातों में तय किया। इस दौरान उसने 4 मरतबा सड़क किनारे बने ढाबों से पेट का जहन्नम ठंडा किया, 2 मरतबा साइकिल के टायरों में हवा भरी। रात वो पतलून कमीज में गुजारता और दिन में देहाती कपड़े पहनकर सफर करता रहा। उसने एक रोज रात को देहाती कपड़े धोकर खुश्क कर लिए और सुबह पहने ताकि वो ज्यादा मैले न लगें। उसकी दाढ़ी इस दरमियान खासी बढ़ चुकी थी और अब उसकी तस्वीर देखकर कम से कम कोई उसे पहचान नहीं सकता था। रास्ते में एक दुकान से उसने ब्राह्मणों वाला जिन्यू लेकर गले में डाल लिया और हाथ में लोहे का कंगन भी पहन लिया। अपनी घड़ी उसने बाजू से थैले में मुंतकिल कर ली थी ताकि उस पर किसी की नजर ही न पड़ सके। इस दरमियान किसी ने उससे कुछ न पूछा। उसने सारा सफर सुबह और शाम ढलने के दरमियान किया था। रास्ते में मुतअद्दिद मरतबा पुलिस, BSF और आर्मी की मुख्तलिफ जीपें उसके नजदीक से गुजरी, लेकिन किसी ने उस पर शक नहीं किया। रात को जब भी वो सोने के लिए किसी खेत के दामन में लेटता, उसे फौरन तकरीबी कैंप और उसमें मौजूद साईं लोग और खानम की शक्लें याद आ जाती। अब तक उसने मुतअद्दिद मरतबा सोचा था कि कहीं उसे धोखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि एक कमांडो की आंखें धोखा खा जाएं। उसने जाती तौर पर अपनी इस शहर में पोस्टिंग के दौरान कई मरतबा इन लोगों को नजदीक से देखा था। उनकी तस्वीर आए रोज किसी न किसी हवाले से अखबारात में शाया होती रहती। उफ मेरे खुदा, क्या ये जहर हमारे मुल्क में इतनी दूर तक सरायत कर चुका है? क्या रॉ ने इतनी कामयाब नकब लगा ली है? अब तक ये लोग न जाने क्या क्या कर चुके होंगे, कितनी तबाही फैला चुके होंगे। खुदा जाने अगर वो उसकी नजर में ना आते तो मजीद कितनी तबाही फैलाते। उसका जी चाहता था कि उड़कर अपने मुल्क पहुंचे और उन दोनों को अपने हाथों मौत की नींद सुला दे, लेकिन अभी ये कुछ मुमकिन नहीं था। अभी उसे बहुत लंबी जंग लड़नी थी। उसे बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके अपने मुल्क वापस पहुंचना था, जिसके बाद ही वो कुछ कर पाता। लेकिन इस बात की भी क्या जमानत थी कि वो इसके बाद भी कुछ कर पाएगा। दोनों बड़े पहुंचे हुए और बाअसर थे। दोनों का अपना एक वसी हल्का असर मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी मौजूद था। कुछ भी हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने हर दफा जब ऐसा ख्याल आया अपने अज़्म का इयादा किया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो दुश्मन के चुंगल से निकलकर अपने वतन जरूर पहुंचेगा। अगर कुदरत ने उसे इन गद्दारों का चेहरा दिखाया तो जरूर इसमें भी कोई मसलहत खुदाबंदी होगी। जरूर अल्लाह ताला ने उन गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही उसका इंतखाब किया होगा। जिस तरह दुश्मन के तखरीबकारी कैंप की तबाही के लिए अल्लाह ताला उसे अजीबोगरीब हालात से गुजार कर वहां तक ले गए और उससे ये कारनामा अंजाम दिलवा दिया, उस तरह इन मुमकिन है इन दोनों मूजियों की हलाकत के लिए भी अल्लाह ने उसका इंतखाब किया हो। उसे एक बात पर कभी कभी हंसी जरूर आती। इंटेलिजेंस स्कूल में अपना कोर्स मुकम्मल करते हुए जब वो लोग रॉ के हथकंडों से मुतल्लिक गौर करते तो अक्सर उन्हें ख्याल गुजरता कि उनके माशरे की मखसूस रिवायात की वजह से मुमकिन है यहाँ एजेंट औरतें रॉ को मयसर न आती हों। गो के खानम उसके माशरे की नुमाइंदा औरत नहीं थी, लेकिन अब उसे अपनी खाम ख्याली पर हंसी आ रही थी।
साइकिल के मुसलसल सफर ने उसे थका दिया, लेकिन वो थकने और रुकने वाला नहीं था। उसने थकना जैसे सीखा ही नहीं था। अबोहर के बाहर ही वो रुक गया। उसका अब तक ये तरीका रहा था कि वो शहर में बड़ी सड़क के रास्ते दाखिल नहीं होता था और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करता था, लेकिन जहां उसे मुतबादिल रास्ते की समझ नहीं आ रही थी, उसने अल्लाह को याद किया और उसी रास्ते से शहर में दाखिल हो गया जिधर से सब लोग जा रहे थे। महसूल चुंगी के नजदीक पुलिस चौकी देखकर उसने साइकिल से उतरकर खेतों का रुख किया और उस गांव के रास्ते शहर में पहुंच गया, जो इस शहर का सरहदी गांव था। जमशेद साइकिल पर चलता चला जा रहा था। उसने अभी तक किसी से कोई रास्ता दरियाफ्त नहीं किया था। हेड सुलेमान की और उसके गिरदा गिर्द के सरहदी इलाके में वो गुज़श्ता 3 साल से खिदमत अंजाम दे रहा था। उसे यकीन था कि एक मर्तबा जब वो शहर की हुदूद से निकल गया तो जरूर सरहद का रास्ता भी तलाश कर लेगा। अबोहर छोटा सा शहर था जो उसकी आंखों के सामने उसकी जीप में मौजूद नक्शे पर नुमायां होकर फैल रहा था। उसे एक एक करके उसके गिरदा गिर्द के स्टेशन याद आ रहे थे। उसे गीदड़बहा पोस्ट याद आ गई। उसे मक्खा सिंह याद आ गया जो उनके लिए कुरियर के फराइज अंजाम देता था और जिसने एक टीचर की तरह उसे सारे सबक पढ़ाए थे। अपनी दिलचस्पी और मालूमात के लिए कैप्टन जमशेद ने उससे इर्द गिर्द के इलाकों की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी। सूरज की तमाज़त मांद पड़ने को थी जब वो अबोहर के मज़ाफ़ात में घूम रहा था। साइकिल अभी तक उसकी हमसफर थी और उसे यहाँ किसी गांव का नाम याद नहीं था। अचानक ही उसे बीएसएफ की एक जीप शहर से निकलकर उस रास्ते पर आती दिखाई दी। जमशेद साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगा। जीप उसके नजदीक से गुजरकर दूर आगे निकल गई। कुछ दूर तक वो उसे दिखाई देती रही, जिसके बाद गायब हो गई। लेकिन उसकी एक बड़ी मुश्किल हल हो गई। इससे कुछ फासले पर 3 सड़कें मुख्तलिफ अतराफ को फूट रही थीं और उसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करे। बीएसएफ वालों ने ये मसला हल कर दिया था। उसने वही सड़क इख्तियार की जिस पर से बीएसएफ की जीप गुजर कर आगे गई थी। उस सड़क पर 3-4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसे ऐसी निशानियां दिखाई देने लगी जिससे वो अंदाजा कर सकता था कि उसने सही समत इख्तियार की है और वो सरहद की तरफ जा रहा है। सूरज अब उसकी आंखों के सामने दूर दरख्तों के तवील सिलसिले के पीछे उतर रहा था। ये उसके मुल्क की सरहद थी और यही थी उसकी मंजिल। उसने एक खास मकाम पर पहुंचकर साइकिल को खुदा हाफिज कहा और खेतों के सिलसिले में छोड़कर अपनी राह ली। उसके अंदाजे के मुताबिक सरहद यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर थी, जहां तक पहुंचने के लिए उसे शाम के बाद तलवार की धार पर चलना था। उसने अल्लाह ताला से सिद्क़े दिल से दुआ मांगी थी कि आसमान साफ रहे, क्योंकि सितारा शनासी के इल्म से वो काफी मदद लेकर अपनी समत सही रख सकता था। उसे यकीन था कि अगर दुश्मन उससे मुतल्लिक अलर्ट है तो उसके अपने भी बेखबर नहीं होंगे और उन्होंने भी उसकी बहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिना इक़दाम किया होगा। उसने अपने लिए एक महफूज ठिकाना तलाश कर लिया जहां से उसे अब शाम ढलने के बाद निकलना था। कपड़े का थैला उसके हाथ में था और पिस्तौल फायरिंग पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार। जब वो अल्लाह का नाम लेकर झाड़ियों से बाहर निकल आया, दिन की रोशनी में उसने हद नजर तक का सारा मंजर अपने जहन पर नक्श कर लिया था। उसे अंदाजा था कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। अंधेरा अभी इतना ज्यादा भी नहीं हुआ था, लेकिन इतना कम भी नहीं कि वो आसानी से दिखाई दे सके। उसने कच्चे रास्ते के साथ साथ दरख्तों के झुंड को अपनी गुजरगाह बना लिया था और बड़ी एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखता सरहद की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसे अपने दाईं तरफ रोशनी का एक तूफान सा उमड़ता दिखाई दिया। दूसरे ही लम्हे उसने एक महफूज आड़ ले ली जहां वो रोशनी से महफूज रह सकता था। ये आड़ कच्चे रास्ते के इतना नजदीक थी कि वो आसानी से इधर आने वाली जीप का नंबर भी पढ़ सकता था। जीप तेजी से इसी तरफ आ रही थी और उससे बमुश्किल 15-20 गज दूर आकर रुक गई, जिससे 5 जवान छलांगे लगाकर बाहर आए और उन्होंने ऐन उस जगह नाका लगा लिया जहां वो कुछ देर पहले खुद छुपा हुआ था। एक मर्तबा तो कैप्टन जमशेद का दिल धक से रह गया। उसने जीप के वापस मुड़ने का इंतजार किया और जैसे ही जीप कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ घूमी, कैप्टन जमशेद ने उसके ताक़ुब में अपना सफर शुरू कर दिया। उसे ये इत्मीनान जरूर था कि यहाँ से कंपनी हेडक्वार्टर तक अब और कोई नाका इस रास्ते पर नहीं आएगा और वो आसानी से ये नाका क्रॉस कर आया था। कुदरत उसका साथ दे रही थी। आसमान खुल गया था। गहरे नीले रंग के आसमान पर सितारे बड़े वाज़े दिखाई देने लगे। कैप्टन जमशेद ने बड़ी मुश्किल से सितारों की रोशनी में वक्त देखा। रात के करीबन 8 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि मतलूबा सितारा नमूदार होने वाला है, क्योंकि ये चांद की ढलती तारीखें थीं और इनमें 8 से 10 बजे तक उसे कोई खास सितारे शनाख्त करने थे। एक कदरे महफूज और खुली जगह पर वो रुक गया और अपना सर आसमान की तरफ उठाकर उसने बड़ी बारीक बीनी से सितारों का जायजा लेना शुरू किया।
10-12 मिनट की थका देने वाली मुशक्कत के बाद मतलूबा जगह अपनी पोजीशन तब्दील करने के बाद बिलाखिर किस्मत ने यावरी की और मतलूबा सितारा उसे दिखाई दे गया। कैप्टन जमशेद ने शुक्र के कलिमात अदा करते हुए उसे अपने बाएं कंधे पर लिया और अपने सफर का आगाज कर दिया। वो बहुत फूंक फूंक कर बिल्ली की तरह जमीन पर पंजों के बल चल रहा था। पिस्तौल अब उसने माहिर कमांडोज की तरह हाथ में पकड़ लिया था। महज 1 सेकंड की मोहलत पर वो फायर करने के लिए तैयार था। उसकी तमाम हिस्सियात बेदार थीं। उसका जहन उस वक्त मुकम्मल बेदारी की हालत में तमाम बातें कंप्यूटर की तरह रिकॉर्ड कर रहा था। उसे इल्म था कि उसने अब तक कितना फासला तय किया है। उसे अपनी समत का एहसास था। उसे घड़ी देखे बगैर ये भी मालूम था कि वो करीबन पौन घंटे से मुसलसल चल रहा है। इस दरमियान उसने 2-3 मरतबा मामूली आहट पर रुक कर सूरत हाल का जायजा भी लिया था। अब वो बहुत ज्यादा मोहतात था। अगर उसने अपने तमाम अंदाजे सही रखे थे और उसके दिमाग का कंप्यूटर बिल्कुल सही काम कर रहा था तो अगले 8-10 मिनट में उसे यकीनन सरहद के पार होना चाहिए था। 5 मिनट मजीद गुजर गए। अचानक वो ठिठक कर अपनी जगह बैठ गया। उसे मगरिब की समत से आने वाली हवा के दोष पर कुछ आवाजें अपनी समत सफर करके आती महसूस हुई। ये हीर के बोल थे। बेख्तियार उसने सर हिलाकर अपने साथियों को दाद दी, जिनकी तरफ से उसे ये सिग्नल मौसूल हुआ था कि वो सरहद पर पहुंच चुका है। एक झाड़ी के पीछे बैठा कैप्टन जमशेद नए अज़्म के साथ उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसका बदन चीते की तरह तन गया। हॉल्ट! किसी की जोरदार आवाज आई। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसने आवाज के ताक़ुब में फायर किया और जमीन पर गिरकर मुसलसल रोल करता गया। उसके पिस्तौल से गोली निकली और दूसरी तरफ से चीख की आवाज बुलंद होने में बमुश्किल 1-2 लम्हे का फर्क था, जिसका मतलब था कि उसके अंधेरे में आवाज पर निशाना लगाने की तरबियत आज काम आ गई। अगर वो फायर करते ही जमीन पर गिरकर लोटनियां खाते झाड़ियों के अकब तक न पहुंचता तो अब तक उसके जिस्म से उसकी गोली का शिकार होने वाले बीएसएफ के हवालदार के दोनों साथियों की चलाई दर्जनों गोलियां पार हो चुकी होती। वो जमीन से चिपक कर सांप की तरह बरकरफ्तारी से अपनी सरहद की तरफ रेंग रहा था। अभी तक बीएसएफ वालों ने इस खौफ से कोई टॉर्च भी रोशन नहीं की थी कि मुबादा टॉर्च जलाने वाला हॉल्ट कहने वाले की तरह उसकी गोली का निशाना न बन जाए। अचानक ही कैप्टन जमशेद को कुछ राहत का एहसास हुआ। उसके कानों ने फायरिंग की आवाज पर अपनी सरहद की तरफ से फायरिंग की आवाजें सुन ली। शायद रेंजर्स की किसी पेट्रोल पार्टी के जवानों ने बीएसएफ की तवज्जो हटाने और उसे मोहलत दिलाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। कैप्टन जमशेद की गुमशुदगी के बमुश्किल 2 घंटे के बाद ही उसकी कंपनी को इल्म हो गया था कि वो गलती से दुश्मन के इलाके में पहुंच गया है। अगले रोज मकामी एजेंट ने जब बीएसएफ के कंपनी हेडक्वार्टर के नजदीक किसी तरबती मरकज की तबाही की खबर पहुंचाई तो उसके ओसी को यकीन हो गया कि जमशेद अभी जिंदा है और वो जिंदा कभी दुश्मन के हाथ नहीं आएगा। दूसरे रोज अल सुबह इर्द गिर्द करीबन 100 किलोमीटर के एरिया में फैली रेंजर्स की पोस्टों के कंपनी कमांडर्स की हंगामी मीटिंग मकामी हेडक्वार्टर में तलब की गई, जहां ओसी साहब ने उन्हें ब्रीफिंग देकर बताया कि किस तरह कैप्टन जमशेद गलती से सरहद पार कर गया और वो अगले कुछ दिनों में वापस आने की कोशिश करेगा। उन्होंने अफसरान से कहा, जेंटलमैन, जमशेद हमारा मायानाज कमांडो है। वो जीते जी कभी दुश्मन के हाथ नहीं आएगा। अलबत्ता वो 2-3 रोज के बाद किस्मत आजमाई करेगा, इस उम्मीद पर कि अब शायद दुश्मन इतना चौकस न रहा हो। आप लोग कल ही से अपने जराए से उधर ये पैगाम पहुंचा दें कि जिस आर्मी अफसर ने गलती से सरहद अबूर की थी वो वापस पहुंच गया है और शाम के बाद फ्रंट डिफेंस लाइन पर चौकसी बढ़ा दें। व्हाइट लाइन के बिल्कुल साथ साथ पेट्रोल कराते रहें ताकि किसी भी मुमकिन जरूरत पर उसे कवर फायर दे सकें। और हाँ, शाम के बाद गाने बजाने की महफिल भी जरा 2-4 दिन गर्म रखें ताकि हमारे शेर को सरहद की समत का अंदाजा रहे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबने यकजबान होकर कहा, यस सर। और अगले ही रोज उन्होंने मुमकिना हिफाजती इक़दामात कर लिए। दिन के उजाले में सरहद पर होने वाली रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों से मुलाकातों में ये खबर रेंजर्स के जवानों के जरिए दूसरी तरफ पहुंच गई थी कि गलती से सरहद अबूर करने वाला फौजी अफसर वापस पहुंच गया है। उसके साथ ही दूसरे मुमकिन इक़दामात भी हो रहे थे।